हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म पढ़ेंगे। ओवरव्यू। In the previous chapter we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. What is फेडरलिज्म? आइए एक बार फिर प्रीवियस चैप्टर में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर ध्यान दें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता संघीय शासन व्यवस्था में और केंद्रीय प्राधिकार और उसकी कई अनुशंसित इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज की देखभाल करती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और शासन या प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कई स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए कई स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं।
इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और कई राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने की एग्जाम्पल जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसा विशाल मुल्क में ये काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही कई स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। अब हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार थे। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे टॉपिक किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने यहाँ देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संख्या व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है।
कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त तो कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई और भी प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का ये बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के लिए अधिकार होता है। How is federalism practiced? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों को और जानें और जिससे पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाया है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत के सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मैप देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1947 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ और भी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल या जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। लैंग्वेज पॉलिसी, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया है पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए कई भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने।
राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। कई लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का ये एग्जाम्पल बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से ये स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत कई पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई नीति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से अपने केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया कितने प्रॉपर्शन हैं स्पीकर्स के, कौन कौन से लैंग्वेज के। डेसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के कई राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिससे कि तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और ये प्रांतीय स्तर की सरकारें के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके बाद 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया।
संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्राज़ील पे, से आप रीड कर सकते हैं। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और ये संख्या ही अपने आप में दुनिया की कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। इन सबके बावजूद अभी भी कई परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं।